इंदौर से खबर मिल रही है जहां पर कपड़ा कारोबारी की हत्या हो गई। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए हत्या की आशंका है। निखिल खलसे नाम के युवक की हत्या हुई। बदमाशों ने पहले फायर किया, फिर चाकू से वार किया। पुराने विवाद के चलते हत्या की आशंका है। विशाल, हर्ष और आर्यन पर हत्या की आशंका। जेल से कुछ समय पहले छूटे थे तीनों। हीरानगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं फोन पर। विकास, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, हीरानगर थाना क्षेत्र के मारुति नगर का पूरा मामला है, जहां पर हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। निखिल नामक जो कारोबारी है, कपड़ा कारोबारी, उस पर गोली बरसाई गई, फायर किया गया। उसके बाद उस पर चाकू से हमला किया गया। इसमें इलाके के दो जो बदमाश हैं उन पर आशंका है कि उन्होंने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया होगा। क्योंकि जो मृतक है वो भी आरोपियों के दूसरे जो प्रतिद्वंदी गुट है उनसे पहले जुड़े हुए थे, तो ये गैंगवार जैसी पूरी वारदात शुरुआत जगह प्रतीत हो रही है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि संदेहियों की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। पुलिस का दावा जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिनकी शिनाख्त हत्या की वारदात को अंजाम देने के तौर पर हो रही है, वो पूर्व में कुछ समय पहले जेल से छूट कर आए, ऐसी जानकारी मिली है। पुलिस का दावा जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विकास, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एमपी एक बार फिर भीषण सड़क हादसे से टहला है। खरगोन में यात्रियों से भरी बस पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 23 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस बिना इंश्योरेंस, बिना परमिट सड़क पर दौड़ रही थी। इस घटना के बाद आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए क्या सिर्फ ये कार्रवाई काफी है? प्रदेश में पहले भी बड़े बस हादसे हुए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि इन हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन? चीख पुकार, हाहाकार, फिर काल बनी रफ्तार। हादसे का कौन गुनहगार? इन मौतों का कौन जिम्मेदार? डर, दहशत, अफरा तफरी का माहौल, सभी सहमे हुए हैं, सदमे में हैं। ये बस खरगोन से इंदौर के लिए निकली थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये बस और इसमें सवार कई यात्रियों का ये आखिरी सफर था। बस इंदौर नहीं, मौत के रूट पर निकली थी। डोंगर गांव के पास बोराड नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। नदी में पानी नहीं था, लेकिन करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरना यात्रियों को मौत की नींद सुला देने के लिए काफी था। इस भीषण हादसे में 24 यात्रियों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम शिवराज ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हादसे के बाद खरगोन पहुंचे प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन लापरवाही है कि 35 सवारी थी बस की और 67 सवारी उसके अंदर बैठी थी। प्रथम दृष्टया इसके अंदर आरटीओ की गलती है। लापरवाही चेक नहीं करते, ओवरलोड बसें चलने देते हैं। उसमें तत्काल प्रभाव से मैंने आरटीओ को निलंबित किया है और इसके जांच के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। जांच में जो भी दोषी हो गया, क्या क्या कमियां रही, क्या गड़बड़ियां रही, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का उठाया। पूरा इलाज उनका फ्री होगा। घटना की जांच के आदेश दे दिए। तत्काल से इंदौर रेफर किया गया है। खरगोन के जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया है। सुबह से ही मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। एसपी कटरा से मेरी बात हुई है, परिवहन के अधिकारियों से बात हुई है कि पहला काम हमारा ये है कि हम जो हमारे घायल व्यक्ति हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाएं, उनकी जान बचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4-4 लाख रुपया की राशि मृतकों के लिए और 50,000 रुपया की राशि घायलों के लिए दे दी गई है, वो उन तक पहुंच जाएगी। बस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन इस जांच के पहले भी हादसे से जुड़ी कई बातें साफ हैं। कई तथ्य हैं जो इशारा कर रहे हैं ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही है। ऐसे हादसे ना हो ये तय करना जिनकी जिम्मेदारी है, इस लापरवाही में वो भी शामिल है। MP 10P 7755 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बस के मालिक का नाम नीरज सुहानी है। 2015 में बस का रजिस्ट्रेशन हुआ था। कोई भी वाहन सड़क पर दौड़े इसके लिए इंश्योरेंस, परमिट जरूरी है, लेकिन इस बस का इंश्योरेंस
2016 से फेल है। परमिट से जुड़ी भी कोई जानकारी नहीं है। बस हादसे में ड्राइवर की लापरवाही स्टीयरिंग में गड़बड़ी आने के बाद भी कही जा रही है। हादसे के चश्मदीद बता रहे हैं कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और उसमें करीब 50 यात्री सवार थे। 9:15 बजे घटना है। अच्छा। बस आ रही थी इधर से, लग रहा है चालक की लापरवाही से गाड़ी गिरी नीचे। अच्छा। रेलिंग तोड़ के नीचे गिरी है। अच्छा। पास के गांव में रहता हूँ मैं। हाँ। अभी ग्रामीण 2 से 3 मिनट में आ चुके थे यहाँ पे। जिस समय आया उस समय गाड़ी में पूरी पुकार मची हुई थी पूरी। तो कितने लोग थे गाड़ी में अंदाजन? 50 के आसपास मान के चलो। हादसे के बाद इंदौर ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। आईजी का कहना है कि बस का ड्राइवर जीवित है, ऐसे में हादसे की वजह का पता लगाने में आसानी होगी। इनका कहना है कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी। इसमें ड्राइवर जो है वो जीवित हैं, तो ड्राइवर के जीवित होने के कारण बहुत आसानी से हमें इसका कारण समझ में आएगा। अभी तो वो एक गाड़ी को सामने से आना होना बता रहे हैं, लेकिन चूंकि एक विस्तृत इसमें अभी विवेचना हमारी होगी, इसके बाद ही पूरा कारण बताना उचित होगा। एमपी में कोई पहला बस हादसा नहीं है। इसके पहले भी प्रदेश में कई भीषण बस हादसे हुए हैं, जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक नजर प्रदेश में हुए बड़े बस हादसों पर। धार में 18 जुलाई 2022 को नर्मदा नदी में गिरी बस, 13 की मौत। रीवा में 22 अक्टूबर 2022 को बस ट्राली से भिड़ी, 15 की मौत। बैतूल में 4 नवंबर 2022 को बस में घुसी कार, 11 मजदूरों की मौत। रतलाम में 5 दिसंबर 2022 को बेकाबू ट्रक ने बरपाया कहर, 6 लोगों की मौत। तो देखा आपने प्रदेश में कैसी सड़क पर बसें मौत बनकर दौड़ रही हैं। खरगोन हादसे की बात करें तो सवाल है कि अगर इंश्योरेंस परमिट नहीं था तो बस कैसे रफ्तार भर रही थी? आरटीओ पुलिस क्या कर रहे थे? ये बस 24 लोगों की मौत की वजह बन गई। इसका जिम्मेदार कौन है? दुर्घटना के दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा जिनकी वजह से ये बस सड़क पर चल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एमपी में बस में नहीं है बस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए और एटीएस का एक्शन लगातार जारी है। इस बार दोनों एजेंसीज ने राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा से संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इन सभी संदिग्धों के तार हिज्ब उत तहरीर से जुड़े हैं। इन संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 19 मई तक पुलिस रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। जेएमबी, पीएफआई और अल सुफा के मध्य प्रदेश में हिज्ब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ एनआईए और एटीएस ने ऑपरेशन किया। राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा से करीब 11 संदिग्ध आतंकियों को एजेंसियों ने पकड़ा है। भोपाल के बाग उमराव, दूल्हा, जवाहर कॉलोनी और बाग फरहत अफजा से 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। इसके अलावा छिंदवाड़ा से भी संदिग्ध पकड़ाए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी आतंकी हिज्ब उत तहरीर से जुड़े हैं और इनके तार आईएसआईएस तक होने की भी आशंका है। इनके पास से संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री भी मिली है। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा का, 5 व्यक्ति हैदराबाद के, ऐसे कुल 16 लोग अलग अलग जगह पे गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग ज्यादातर जो शाहजहानाबाद और ऐशबाग भोपाल में है वहां के हैं। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा का है। ये असामाजिक गतिविधियों में अशांति फैलाने की दृष्टि से इनका जो मुख्य आरोपी है यासिर खान, वो लोग इसमें आए हैं। जो साहित्य सामग्री है उसमें ये शरिया का कानून लागू कराना चाहते हैं, खिलाफत को बढ़ावा देने वाले, बगावत को बढ़ावा देने वाले, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाले, हिंसक रूप भी अख्तियार करना पड़े तो अख्तियार करने वाले, ऐसी कई चीजों की जानकारी इनसे लगी हुई है। बड़ी खबर यह है कि भोपाल के एनजीओ संचालक का बेटा भी पकड़ाया है, जो कथित तौर पर भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करता है। रसीदा भी रहती हैं, पुरानी गैस पीड़ित हैं, संगठन के लिए काम करते हैं और बड़े पैमाने पर इनका नाम भी है। उनके परिवार से उनके जो भतीजे हैं वसीम, उनको हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। हम रसीदा भी से जानते हैं कब की घटना है, कितने लोग आए थे, वसीम को क्यों ले गए? सुबह 6 बजे आए थे
और आके उन्होंने घंटी बजाई, हमने दरवाजा खोला, बस उन्होंने हमें फोटो बताया, ये कौन है? उनके वसीम है। हमारा वसीम है। तो कहने लगे कहाँ है? ऊपर सो रहा है। तो वो बस ऊपर चलेगा एकदम दंदनाते हुए, सब लोग 10-12 लोग लेडीज जेंट्स थे, वो एक लेडीज थी, वो गई, उन्होंने काला खोल पहनाया उसे और पीछे हाथ बांध दिए। हम लोग ऐसे कैसे ले जा रहा? क्या किया है नजे तो बता दो, क्या कौन सी गलती हो गई? वसीम आपका कौन है? भतीजा है हमारा। कब से रह रहा था? ये पैदा हुआ जब से हमारे साथ ही है। उधर मध्य प्रदेश से लगातार संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस ने इंटेलिजेंस और पुलिस पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के मामले प्रदेश के हित में नहीं है। इनका इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है, इनका पुलिस महकमा क्या कर रहा है, इनकी सूचनाएं क्या कर रही है, केंद्र सरकार भी उनकी है, वहां से भी सूचनाएं आदान प्रदान होता है राज्यों से। जब केंद्र सरकार इनको जानकारी देती है तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं। अब जाके कुछ अगर ये कार्रवाई करते हैं और अगर इस तरह से देशद्रोही कोई काम करता है, उसको इनकी सूचनाओं के आधार पर इनको कार्रवाई करने का इनका दायित्व है। मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। उधर बीजेपी का जवाब है कि हर एजेंसी पूरी तरह चौकस है। कोई भी देश विरोधी संगठन काम करेगा या साजिश करेगा, उसे तुरंत पकड़ा जाएगा। बीजेपी ने सियासी निशाना भी साधा और कहा कि जो लोग वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वे भी सावधान हो जाइए। हर एजेंसी चौकस है, सतर्क है। कहीं कोई किसी भी प्रकार से देश विरोधी षड्यंत्र करेगा या करने का साहस भी जुटाएगा, वो पकड़ा जाएगा। कानून के तहत, संविधान के तहत न्यायालय में उस पर कार्रवाई होगी। और जो वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो भी सावधान रहें, ये समाज सहन नहीं करेगा। एनआईए और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन मंगलवार तड़के 5 से 6 बजे किया गया। बताया जा रहा है HUT यानी हिजब उत तहरीर एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है और पकड़े गए संदिग्ध इसी संगठन से रिश्ता रखते हैं। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, धार्मिक साहित्य, मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए। बहरहाल उम्मीद जताई जा रही है कि संदिग्धों से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कल यानी बुधवार को छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे जारी होने वाले हैं। रिपोर्ट देखें। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। छात्र छात्राओं को उनकी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ चुका है। जी हां, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के नतीजे बुधवार को जारी हो रहे हैं। 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट कल घोषित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल कल 12 बजे रिजल्ट घोषित करेगा। नतीजों को जारी करेंगे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। उम्मीद है कि दोपहर करीब 12 बजे परीक्षा परिणाम आ जाएंगे। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट cgbsc.nic.in और result.cg.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में 6.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। 3,37,293 छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी, जबकि 12वीं की परीक्षा में 3,27,935 छात्र छात्राएं शामिल हुए। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाएं 31 मार्च को पूरी हो गई थी। परीक्षाओं के दौरान ही कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू हो गया था। पिछले साल 14 मई को 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, लेकिन इस बार 10 मई को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। कोविड-19 के बाद पहली बार सामान्य तरीके से परीक्षा ली गई थी। पिछले साल बच्चे जहां पढ़ते थे उसी स्कूल को सेंटर बना दिया गया था, मगर इस बार अलग अलग 2,500 सेंटर बनाए गए थे, जहां जाकर बच्चों ने एग्जाम ऑफलाइन दिया। बुधवार को मेरिट लिस्ट के साथ दोनों ही कक्षाओं के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में और एक और चीते की मौत हो गई। इस बार मादा चीता दक्षा ने कूनो में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि चीतों के आपसी संघर्ष में जख्मी होने के बाद दक्षा की मौत हुई है। बीते 1.5 महीने में कूनो में चीते की ये तीसरी घटना।
श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क एक और चीते की मौत से सकते में है। ये खबर सिर्फ कूनो के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुखदाई है। इस बार कूनो में मादा चीता दक्षा की मौत हुई। दक्षा को साउथ अफ्रीका से लाया गया था और क्वारंटीन खत्म होने के बाद बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया था। दक्षा को खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी संघर्ष में दक्षा बुरी तरह जख्मी थी। चीते की मौत की पुष्टि पार्क प्रबंधन ने कर दी है। यह भी जानकारी प्रारंभिक आई है। हम लोगों ने, चूंकि वहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए मेरी स्वयं की कोई बात पार्क डायरेक्टर से नहीं हुई है। आपके मीडिया के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 वहां पर मेल थे, एक फीमेल थी। उनके आपसी झगड़े में उसकी डेथ हुई है। जानवरों में ये आम चीज है और आपसी एरिया के लिए ये इस तरह की घटनाएं आम। कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम को दक्षा घायल हालत में मंगलवार सुबह मिली थी। उसे इलाज के लिए ले जाया गया। दोपहर करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। पिछले 1.5 महीने में कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हो चुकी है। यहाँ अब 17 चीते ही बचे हैं। पहली खेप में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। इनमें से एक मादा चीता साशा की किडनी में इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई थी। 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। इनमें से एक नर चीता उदय की मौत हो गई। इस तरह कुल 20 चीतों में से 3 की मौत हो जाने पर अब 17 चीते ही कूनो नेशनल पार्क में बचे। हालांकि पहली खेप में नामीबिया से लाई गई सियाया ने हाल ही में 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन 3 चीतों की मौत से चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कूनो में चीतों की निगरानी और देखरेख में लापरवाही बरती जा रही है। जाहिर है तीनों चीतों की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पेशी के दौरान कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से पाक में घमासान मचा है। इमरान के गले कैसे लटकती गई गिरफ्तारी की तलवार, देखिए। तारीख 9 मई, दोपहर करीब 3 बजे का वक्त और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को तब अरेस्ट किया जब वे 2 मुकदमे में सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में पहुंचे थे। इमरान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में हंगामा मच गया। राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई। इमरान को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया, ये पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। पाक रेंजर्स से घिरे इमरान और खान को धकियाते हुए ले जाते सिपाही। ये भी देखिए आखिर कैसे इमरान तक रेंजर्स पहुंच सके और कैसे गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में रेंजर्स, गिरफ्तारी की पूरी तैयारी, शीशा तोड़ा और कोर्ट रूम में घुसकर इमरान को धर दबोचा। इधर इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि इमरान को पीटा गया, उनके पैर तोड़ने की कोशिश की गई। पार्टी ने खून से लथपथ इमरान के वकील का वीडियो भी पोस्ट किया है। क्यों गिरफ्तार हुए इमरान? अल कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी। यह एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। यूनिवर्सिटी में इमरान और उनकी पत्नी 2 ही ट्रस्टी। पीएम रहते इमरान ने यूनिवर्सिटी को दी थी जमीन। गैर कानूनी तरीके से करोड़ों की जमीन का आवंटन। इमरान और उनकी पत्नी ने व्यापारी को दी थी धमकी। मलिक रियाज को गिरफ्तारी का डर दिखाकर जमीन हड़पने का आरोप। ये तो मामले हैं भ्रष्टाचार के,
सत्ता गंवाने के बाद इमरान के मुखर बोल उनके गले तक गिरफ्तारी की तलवार पहुंचा रहे थे। फौज से दुश्मनी भी महंगी पड़ी। इमरान ने इंटेलिजेंस अफसर फैजल नजीर पर हत्या का आरोप लगाया। आईएसआई चीफ फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा से विवाद। इमरान ने बाजवा को गद्दार तक कह दिया। विवाद के बाद फौज ने शहबाज शरीफ से नजदीकियां बढ़ाई। फौज ने इमरान को सत्ता दिलाई, फिर पिछले साल अप्रैल में गिरा दी। कई मोर्चे पर दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान के सामने अब नया राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है। जाहिर है इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक चुप नहीं बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब समझिए इमरान की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।